हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन डिटेल्स बाय सुब्रत। आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है रीजनल वीज़ा और मेन वीज़ा। मेन वीज़ा मतलब जो परमानेंट रेजिडेंस होता है, मेन पीआर का होता है। आपको ऑब्वियसली इंटरनेट से बहुत चीज़ें आपको पता होगा, डिफरेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये सारे इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं अपन। हम लोग सिर्फ कवर करेंगे क्या बेसिक डिफरेंस है, आपको स्पेशली क्या जानना चाहिए। जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे इसका बेनिफिट्स क्या है, कंडीशंस क्या है, बाकी फीस वगैरह क्या है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं सीधे। कंपैरिजन, फेयर कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सब क्लास 491 जो कि स्किल्ड वर्क रीजन वीज़ा है। ठीक है, जो रीजन वीज़ा में आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ऑब्वियसली जो चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि ये यहाँ पर नहीं होता है, वो ऑब्वियसली पीआर वीज़ा में होगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं अभी स्किल रीजनल वीज़ा के बारे में बोल रहा हूँ। जो लिमिटेशन है स्किल रीजन वीज़ा का, ऑब्वियसली उसमें वो बेनिफिट होगा मेन पीआर वीज़ा के लिए। इसमें ये ओवरव्यू पे आप चाहोगे, इसका फीस वगैरह है, स्टे है 5 ईयर्स का। ये वीज़ा का डिटेल आप देख सकते हो। ये स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 ईयर्स, ओनली डेट वी ग्रांट द वीज़ा। जैसे आप वीज़ा अप्लाई करोगे मतलब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, आप सिर्फ 5 साल के लिए रह सकते हो। ठीक है, और इस 5 साल में आप क्या करोगे, आप रह सकते हो, वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। डेजिग्नेटेड रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हर जगह नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन के लिए आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाले होगे उसी रीजन का जो भी वीज़ा आपको आया होगा उसी पे ही आपको रहना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना के रखा था। मैं ये आई लिंक में फिर से डाल दूंगा ताकि आप उसमें चेक कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट क्या है ना, ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ठीक है, मतलब ये आप जितना बार भी आ सकते जा सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन कंडीशन नहीं है। फिर अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस इफ एलिजिबल थ्रू दी परमानेंट रेसिडेंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, आप जैसे ही इस वीज़ा अप्लाई करोगे 3 साल के बाद आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिखा है कांट अप्लाई फॉर अदर परमानेंट वीज़ा अंटिल यू हैव हेल्ड योर सब क्लास 491 वीज़ा फॉर 3 साल। ठीक है, 5 साल का वैलिडिटी है। 5 साल में 3 साल जैसे ही आप कवर करते हो, 3 साल के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको बाकी बहुत सारे फुल टू कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं होगा फिर, जैसे ही आपको मेन पीआर मिल जाता है। अब आते हैं डेजिग्नेटेड एरिया कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज, जो मैंने आपको बताया था। मेन मेट्रो एरिया कौन सा है, ये हो गया आपका सिडनी, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ये बस आपको दिखाने के लिए मेलबर्न, और ये हो गया ब्रिस्बेन। ये आ गया आपका मेन मेट्रो सिटी। इसके अलावा जितना भी सिटीज़ है, एरियाज़ है, ये सारे रीजनल एरियाज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिटीज़ एंड मेजर रीजन एरियाज़ जो कि होता है पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, कैनबरा, न्यूकैसल, वुलोंगोंग, गीलोंग, होबर्ट, ये सारे आते हैं आपके रीजनल एरियाज़ में। तो इसी एरिया में आपको ऑब्वियसली रहना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, जो भी है। ठीक है, 3 साल मिनिमम आपको रहना पड़ेगा अगर आपको रीजनल वीज़ा में आना है। रीजनल वीज़ा आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत जन को मिलता है क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। आपको 95-100 पॉइंट स्कोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल 75 पॉइंट्स भी, मिनिमम 75 से 80 भी रखोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा रहता है। ठीक है, स्टेट नॉमिनेटेड मतलब ये प्लस 15 पॉइंट्स आपको स्टेट, पर्टिकुलर जो स्टेट के लिए अप्लाई करे वो 15 पॉइंट आपको देती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया में पहले क्या होता था ना, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये 3 मेन सिटी होते थे, और इसी 3 सिटी में ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। मतलब पूरा ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ी कंट्री है, अगर ऑस्ट्रेलिया में 100 जन अगर रहते हैं, 100 में से 70 जन रहते हैं उसी 3 सिटी में, बाकी सिटी में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो इसीलिए मतलब गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, अभी बढ़ावा दे रही है कि सारे सिटी में कैसे इक्वली स्प्रेड आउट हो। तो इसीलिए स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा वो ला के रखी है, जहाँ पर वो प्लस 15 पॉइंट्स आपको देती है, ताकि लोग वहाँ पर आए, काम करें, पढ़ाई करें, जो भी। तो ये हो गया आपका रीजनल एरियाज मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर आप देखोगे परमानेंट पाथवेज टू परमानेंट रेसिडेंशिप। ऑब्वियसली ये अगर रीजनल वीज़ा का अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आपको पीआर लेने के लिए। और उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना पड़ता है कि आप 3 साल रह चुके हो, आप जॉब, पढ़ाई जो भी है उसका प्रूफ दिखाना रहता है, फिर आप कुछ $250 समथिंग वो आपको पे करके अप्लाई करना पड़ता है, वो हो जाता है। और ये हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, यहाँ लिखा है यू कैन स्टे ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, और अगर आपको एक्सटेंड भी करना है आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी वीज़ा ऑप्शंस, यहाँ डिटेल्स में इतना मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये क्या होता है, इंक्लूडिंग फैमिली, यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर भी इंक्लूड कर सकते हो रीजनल वीज़ा पे। ठीक है, उनको इंक्लूड कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन आपके लिए। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप हो गए मेन एप्लीकेंट। अगर लेट्स से आप मैरिड हो तो आपका वाइफ का भी नाम वो वीज़ा एप्लीकेशन में डाल सकते हो, तो वो हो जाएगी सेकेंडरी एप्लीकेंट। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि है ए डिपेंडेंट चाइल्ड आफ्टर सबमिट, बट बिफोर यू डिसाइड ऑन वीज़ा एप्लीकेशन। बट ये वीज़ा एप्लीकेशन डालने से पहले आपको सारी चीज़ें सबमिट करना पड़ेगा। फिर ये हेल्थ रिक्वायरमेंट, कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, ये तो छोड़ दो। फिर ये आपका एक कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, ये होता है AUD 4640 फॉर द मेन एप्लीकेंट। अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हो तो 4640 पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फैमिली को अप्लाई कर रहे हो तो इसमें
जाके देख सकते हो वीज़ा प्राइसिंग एस्टिमेटर पे। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट, लेट से एक डेट डाल देते हैं 28 फेब। प्राइमरी एप्लीकेंट विल ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन क्लाउस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, बाहर से आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो तो इसको नो करना। हाउ मेनी एप्लीकेंट्स विल बी 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। 18 के ऊपर कौन सा, मतलब अगर आप मतलब आपकी वाइफ है, ओन ब्लड रिलेशन फादर मदर है, तो वो डिपेंड कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर हाउ मेनी एडिशनल एप्लीकेंट्स भी यंगर देन 18 मतलब ऑब्वियसली कोई चिल्ड्रन होगा जो भी है उसके लिए, उसके लिए लेट से 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर एस्टिमेट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। ये हो गया आपका मेन एप्लीकेंट के लिए हो गया $4640। फिर हो गया एडिशनल, जैसे आपकी वाइफ है तो $2320। अगर आपका चाइल्ड है तो उसके लिए जो होता है अंडर 18 के लिए वो $1160। अगर आपका चाइल्ड 18 प्लस है तो ये 2 एप्लीकेंट ऐसे जाएगा, 2320 × 2 हो जाएगा। अगर आपका चाइल्ड नहीं है तो ये 1160 आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे देख सकते हो वीज़ा का फीस कितना जन के लिए अप्लाई करो। आप सिंगल एप्लीकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो जैसे कि आप इन और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हो इमिग्रेशन क्लियरेंस लेके। इन ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा में हो, आपको वो कन्वर्ट करना है रीजनल वीज़ा के लिए, तो ऑब्वियसली आप ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, राइट। तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, बाहर भी है तो बाहर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली लिखा है इफ़ यू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया यू मस्ट होल्ड ए सब्सटेंसिव वीज़ा और सब क्लास ब्रिजिंग वीज़ा। मतलब अगर ऑब्वियसली आप ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्रिजिंग वीज़ा मतलब अगर लेट्स से आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वीज़ा ब्रिजिंग वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। आजकल होता है कि जनरल स्टूडेंट वीज़ा में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, बट एक ब्रिजिंग वीज़ा लेना पड़ता है कि आप ये वीज़ा लेट्स से ये स्टूडेंट वीज़ा लेट्स से ए है, आपको ब्रिजिंग वीज़ा चाहिए बी, तो ये एक वीज़ा और एक अप्लाई करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग वीज़ा, ठीक है। इधर वो भी कर सकते हो या आजकल मतलब कोई भी माइग्रेशन एजेंट को पकड़ोगे तो वो आजकल जनरल डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इतना कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। फिर ये आप देख सकते हो कंडीशन फॉर द वीज़ा, बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है। इसमें मैं अगर क्लिक करके दिखाऊंगा इधर, ये सारे वीज़ा कंडीशंस है कि ये है कि मस्ट नॉट मैरी और एंटर इनटू द इफेक्टिव रिलेशनशिप बिफोर एंट्री। लेट्स से आपका वीज़ा आ गया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आपका वीज़ा आ गया है। अब वीज़ा आने के बाद और ट्रैवल करने के अंदर लेट्स से जो भी टाइम है 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, जनरली इसी के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इसी दौरान आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हो गया कि आपको कुछ भी चेंजेस होता है वो आप नोटिफाई कर सकते हो, कुछ भी पासपोर्ट में चेंजेस हो गया, कुछ भी हो गया। और इसमें क्या है, लिव स्टडी एंड वर्क इन रेजिडेंशियल रीजन एरिया। लेट्स से आप रीजनल वीज़ा लेट्स से आप आए हो एडिलेड, ठीक है। आप एडिलेड में ही पढ़ाई कर सकते हो, रह सकते हो, और कोई जगह जाके नहीं रह सकते, ठीक है। मतलब रीजनल जगह जा सकते हो, रीजनल जैसे कि हो गया पर्थ भी हो गया, ठीक है, कैनबेरा भी हो गया। आप एडिलेड में पढ़ाई कर सकते हो, पर्थ में भी कर सकते हो, कैनबेरा भी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, जो भी, ठीक है, क्योंकि सारे रीजन्स के लिए आता है। बट आप सिडनी हो गया इसमें जा नहीं सकते, मेलबर्न हो गया इसमें नहीं जा सकते, ब्रिस्बेन हो गया इसमें नहीं जा सकते। घूमने जा सकते हो बट पढ़ाई जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। और ये ऑब्वियसली प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर लाइफ स्टडी और वर्क एड्रेस जब भी रिक्वेस्ट होगा। ये क्या करती है गवर्नमेंट, हमेशा 6 महीना 4 महीना 3 महीना ये बीच में वो आपको रिक्वेस्ट करेगी एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए कि आप उसी रीजन एरिया में रह रहे हो कि नहीं। तो उसका एविडेंस जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ऑब्वियसली आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, कहीं भी रह रहे हो तो ट्रांजेक्शन करोगे, राइट। तो उसे पता ही पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, ऐसे गवर्नमेंट को आप धोखा नहीं दे सकते। ऑब्वियसली आप मतलब कभी ना कभी पता ही पड़ जाएगा, और वो बहुत सीरियस इंप्लीकेशन होता है। तो ये मतलब ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और है कि यू मस्ट अटेंड एन इंटरव्यू इफ़ यू आस्क यू टू लेटर। जैसे आप अभी एडिलेड या पर्थ में रह रहे हो, ठीक है, और आपका इंटरव्यू जैसे है सिडनी में, उसमें आप जा सकते हो, वो लेटर होगा उसमें जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस है। और भी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो कि मतलब लोग नहीं समझते कि वो अभी डिस्कस करें, क्योंकि जनरली लोग किसी को पूछोगे वो बोलेंगे आप आ जाओ पहले फिर ये सब चीज़ देखना। बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू डाल देता हूँ, इसमें डिटेल वीडियो में बाद में कभी बनाऊँगा, ठीक है। एक होता है आपका मेडिकेयर, ठीक है। मेडिकेयर मतलब यहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटी होता है। यहाँ पर देख सकते हो, डू यू गेट मेडिकेयर ऑन 491 वीज़ा। इसमें क्या लिखा है, होल्डर्स ऑफ द न्यू रीजनल प्रोविजन वीज़ा विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकेयर। ये 4 साल पहले था नहीं, जो रीजनल वीज़ा में था उनको मेडिकेयर नहीं मिलता था। अभी क्या है, अभी उनको मेडिकेयर मिल रहा है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मेडिकेयर मतलब ऑब्वियसली आपको मेडिकेयर कार्ड मिलेगा, आपको कोई भी जनरल क्लिनिक जाना है, कोई भी पब्लिक सेक्टर हेल्थ हॉस्पिटल जाना है, तो आप मेडिकेयर का कार्ड अगर आपके पास होगा तो उसमें आप इजीली आप वो एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो भी फीस होगा वो लगभग कितना तो है 75% समथिंग वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब तो इसीलिए लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, क्योंकि इनका एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल की है।
ठीक है। तो मेडिकेयर अगर आपको प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली आपके लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हेल्थ कभी भी कुछ भी इमरजेंसी चीज़ कुछ भी हो सकता है, तो मेडिकेयर अगर आपके पास है तो यू विल बी कवर्ड। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट मेडिकेयर। फिर दूसरा आता है सेंट्रल लिंक। ठीक है, सेंट्रल लिंक ये होता है एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मतलब देखा जाए तो जो हर कंट्री में आपको होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर कोई कंट्री में है तो एक मिनिमम भत्ता जो होता है ना, मिनिमम पेमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन्हीं को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेंट्रल लिंक पेमेंट। यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबल कौन है, पीपल हु आर अनेबल टू फाइंड ए जॉब और सोल पेरेंट्स और पेरेंट्स विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनको दिया जाता है सेंट्रल लिंक पेमेंट। ठीक है, बट ये 491 वीज़ा वाले को दिया जाता है क्या नहीं, ये यहाँ पर देख सकते हो। इफ़ यू करेंटली होल्ड ए सब क्लास 491 वीज़ा, मतलब जो कि प्रोविजनल वीज़ा है, तो यू आर जनरली नॉट एलिजिबल फॉर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट एंड सेंट्रल लिंक बेनिफिट। ठीक है, मेडिकेयर आपको मिलता है बट ये सेंट्रल लिंक पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये दो चीज़ है। और तीसरा चीज़ है आपका मतलब वो, और एक होता है जैसे प्रॉपर्टी बाय करना होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी ये फिर वीडियो आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा और बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगर लेट्स से आपको प्रॉपर्टी बाय करना है इधर आके, ठीक है, उसमें भी आप बाय नहीं कर सकते हो। कर सकते हो किस कंडीशन में, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो होता है ना स्टैम्प ड्यूटी, वो पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास PR है तो समथिंग 5 to 6% देना पड़ता है। अगर आपके पास PR नहीं है, मतलब ये टेम्पररी रेसिडेंस है, 491 490 ये आपको एक्स्ट्रा 6 to 7% देना पड़ता है। मतलब 5-6% प्लस 6-7 मतलब आपको 12% देना पड़ेगा। प्लस एक $14,000 का एक रहता है FIRB का एक चार्जेस रहता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक इफ्स एंड बट हाँ, जो डिफ्रेंशिएट के लिए मैं बता रहा था, जो अगर PR है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है, बस वो है कि PR वाले के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बट नॉन PR वाले के लिए मतलब जो 491 रीजनल वीज़ा के लिए घूम तो सकते हैं, मेडिकल भी मिल सकता है, बट प्रॉपर्टी अगर बाय करने जाओगे तो एक्स्ट्रा पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।